This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ और हम आज जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन की, उसको पहले मैं हाईलाइट कर दूँ। टैक्सेशन के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ एक ये होती है कि गवर्नमेंट को आपने टैक्स कब देना है, राइट? क्या हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना है? सवाल है ना कि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे टैक्स लिया जाएगा आपसे, एक ये सवाल है। क्या आपको इजाजत दी जाए किसी खास वक्त के लिए, उस वक्त के बाद आपसे टैक्स मांगा जाए? ये भी एक सवाल है। अगला सवाल ये है कि क्या एक शख्स ने पिछले 10 सालों से टैक्स नहीं दिया, तो जब उसको पकड़ा गया कि भी तुमने तो 10 साल से तुम पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे हो, तो क्या उसके 10 सालों की इनकम को इकट्ठा कर लिया जाए, उस पर टैक्स लगा दिया जाए? अब ये सवालात हैं, पहले तो इसका जवाब चाहिए। लॉ जो है, जो भी चीज पैदा होती है उसका रिप्लाई करता है, जो भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसका सोल्यूशन देता है। इसी को हम प्रोविजन कहते हैं, इसी को लॉ कहते हैं कि कैसे। ठीक है, समझ आ रही? ये चीज हमारा आज का पहला सवाल तो ये है कि वो टाइम लाइन क्या है, वो क्या वक्त होना चाहिए जब आपको टैक्स देना चाहिए। देखें, एक चीज है जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं, पहले इसको आपने बिल्कुल क्लियर कर रखना है कि जो आपका एडवांस टैक्स होता है, या दूसरे अल्फाज में जिसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, ये नॉर्मली ट्रांजैक्शंस के ऊपर होता है। इसको पहले अलग समझे, लोग इसको मिक्स करते हैं, एक मिथ है। वो समझते हैं मैंने गाड़ी खरीदी, टैक्स लग गया। ये टैक्स नहीं लगा, ये आपने एडवांस दिया है। आपने बिजली का बिल जमा कराया, उसमें टैक्स आ रहा है, ये टैक्स नहीं लगा, ये एडवांस टैक्स है। इसको पहले अलग समझे। आपने इंपोर्ट की, टैक्स लग गया, ये एडवांस टैक्स है। आपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस की, उसने टैक्स आपका डिडक्ट कर लिया, दिस इज एडवांस टैक्स। ये पहले बात अलग रखनी है, इसको टैक्स नहीं कहते, राइट? अब पहला सवाल कि क्या कोई टाइमलाइन है लॉ के अंदर? द आंसर इज यस। लॉ ने मैक्सिमम 1 साल का कहा है कि आपको जो टैक्स लग सकता है वो किसी 1 साल के ऊपर टैक्स लग सकता है। उस साल के बाद आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई तुमने क्या कमाया, क्या गंवाया, उसके ऊपर हमें टैक्स दो। समझ आ रही? उसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स ईयर बोलते हैं। जो नॉर्मल लाइन टाइमलाइन जो लॉ ने ड्रॉ की है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक, कि आप लोग हर साल जुलाई में अपना जो काम करते हैं उसको वहां से काउंट करना शुरू करें। 30 जून तक आप चले जाएं। 30 जून के बाद हम आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या कमाया आपने, आपकी आपकी सैलरी कितनी थी, राइट? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है, कैपिटल गेन क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। इस पे आपसे फिर मांगा जाएगा टैक्स दें। ये साल के बाद है। यहाँ आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ये उस इंफॉर्मेशन को जो डॉक्यूमेंट है उसको रिटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न। टैक्स रिटर्न उसको कहते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये हमारी टैक्स रिटर्न है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये आप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आयरस है, एक सॉफ्टवेयर, ये ऊपर फूल बना हुआ है, इस फूल का नाम आयरस है। ठीक है, उसकी वजह से है ये। मैं इसको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। आपने रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्लाई करेंगे। ये मैंने लॉगिन किया इसके अंदर। अब देखें यहाँ पर जो है ना, डिक्लेरेशन का आपको लफ्ज नजर आ रहा है, यानी डिक्लेयर करने लगा हूं मैं, कुछ ऐसा चीजें बताने लगा हूं। ये देखिएगा, अब देखें ऊपर आ रहा है टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2020। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी शख्स ने पिछले 2 सालों का टैक्स नहीं जमा करवाया
तो वो जब 2020 में जाएगा तो उसका अलग फॉर्म खुलेगा। 2021 के लिए फॉर्म अलग है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो शख्स 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2022 तक सारी एक इकट्ठा नहीं करेगा। इससे एक बात तो समझ आ गई कि हमारा जो टैक्स है वो मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा नहीं लगता। 1 साल से ज्यादा टैक्स हमें नहीं लगता। समझ आ गई है। अगर यहाँ पर हम डिक्लेरेशंस में जाएं तो आप डिक्लेरेशन में जाके देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन सारी आ चुकी हुई है। ये जितनी आज तक रिटर्न फाइल हो चुकी हुई है वो सारी की सारी यहाँ पड़ी हुई हैं। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये देखें ऑडिट और असेसमेंट, ये डिपार्टमेंट ने आज तक उनके जितने फैसले कर दिए, यहाँ देखें आपको हर साल अलग 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 नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? समझ आ रही? यहाँ ये बात भी देखिएगा क्योंकि अभी हमारे टॉपिक में आनी है। लिखा हुआ है ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, जो आपने कहा हमने उसको मनोअन मान लिया। ये बात जरा समझ ली, क्लियर होगी? जो आपने कहा हमने उसमें कोई ऑब्जेक्शन। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ खुद ही, सेल्फी नहीं लेते, खुद ही तस्वीर लेनी, तो यही सेल्फ असेसमेंट है। जो आपने खुद ही तस्वीर खींची, हमने कहा ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये जो आपको चीज मैंने दिखाई है ये क्या है? आपकी रिटर्न है। ये क्या है? रिटर्न है। इज इट क्लियर? दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इससे हमें ये एक बात समझ आ गई है कि जो टैक्स है वो किसी एक साल का हो सकता है। अगर किसी शख्स को आज हमने कहा कि पिछले तुम 10 सालों का हमें टैक्स दो, तो वो हर साल का अलग 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 फॉर्म फिल करेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक होगी बात? ये है पहली चीज कि इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। क्या बोलते हैं? टैक्स ईयर बोलते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि टैक्स ईयर क्यों अलग अलग करना पड़ता है? उसका बहुत अच्छा जवाब है कि हमारे तकरीबन हर साल कानून के अंदर कोई तब्दीलियां आती हैं। उस वजह से आपकी 1 साल की इनकम हो सकता है एग्जाम्प्ट हो, दूसरे साल में टैक्स लग जाए। मिसाल के तौर के ऊपर पहले प्रॉफिट ऑन डेट जो था, जो आप बैंक से सूद मिलता था, उस पर 10% टैक्स था एक साल 2020 में। 21 में जाके वो 15% हो गया। अब जिस शख्स ने 2020 में 1 लाख रुपए उसको सूद मिला है, उसने टैक्स कितना देना है? 10,000। 2020 में 21 में कितना देगा? 15,000 रुपया। फर्क होगा ना? समझ आ रही है? लेकिन अगर वो गलत टैक्स ईयर को क्लिक कर देगा तो उसको टैक्स क्या लगेगा? गलत लग जाएगा। ये चीज है। समझ आ गई? इसलिए हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हुए ये पता होना चाहिए ये टैक्स ईयर कौन सा है। ये टैक्स ईयर कौन सा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जो आज आपको मैं पढ़ाने लगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं एग्जाम के ऊपर। ये तो मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकली चीजें समझाने के लिए बताई थी कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है। ये था क्यों क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में हमें क्या आया हुआ है? एग्जाम में हमें जो चीज आई है वो है टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स। क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर की टाइप्स कितनी है? तो आप देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। बेसिक तो 2 ही टाइप्स हैं। एक है नॉर्मल टैक्स ईयर और दूसरा है स्पेशल टैक्स ईयर। एक नॉर्मल और दूसरा, और तीसरा टैक्स ईयर ये नॉर्मल नहीं है, इसको ट्रांजिशनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ये टैक्स, इसका ताल्लुक क्या है? आप सुनिएगा। पहला सवाल तो पेपर में ये आ चुका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो आ चुका है वो ये है, कैन अ पर्सन चेंज इट्स टैक्स ईयर? द आंसर इज यस। तो अपना एक पर्सन नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल में जा सकता है। अभी हम इसको देखते हैं कि नॉर्मल और स्पेशल में फर्क क्या होता है। कर सकता है। ठीक है, ये 2 सवालों के जवाब हमें चाहिए, फिर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन है ये हमारा 74। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला
नहीं है। सेक्शन 74 है जो हमें ये बताता है कि टैक्स ईयर किसको कहते हैं, कैसे होगा ये। उसके नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने आपको बता दिया, वो टैक्स ईयर जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो और 30 जून को, सिंपल अंग्रेजी में इसकी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, a tax year which starts from 1st July and ends on 30th June is called normal tax year। आपकी किताब से मैं आपको पढ़ा देता हूं, देखिएगा। The tax year is of 3 types: normal, special and transitional tax year। Normal, a period of 12 months। Normal tax year 12 माह का जो एक साल हो, from 1st July to 30th June denoted by calendar year in which the normal tax year ends। इससे क्या मुराद है, यानी मेरा अगर साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 21 से, तो ये क्लोज होगा 30 जून 2022 को। तो मेरा साल किस कैलेंडर ईयर में क्लोज हो रहा है? कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? कैलेंडर ईयर कहते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये जो है ये किस कैलेंडर ईयर में क्लोज हो रहा है? 22 में। तो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2022। तो ये सॉफ्टवेयर में जाके क्लिक करेगा कि मैं 2022 की रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर 2022 के रेट्स लग जाएंगे जो भी सॉफ्टवेयर में फीड होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर किसी का टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 22 से और एंड हो रहा है 30 जून 23 तक, तो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2020। तो सॉफ्टवेयर में ये क्लिक करेगा, बस इतनी बात है। आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर, अ टैक्स ईयर ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंडिंग ऑन 30th ऑफ जून, ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। दैट्स इट। समझ आ गई? खत्म। नॉर्मल टैक्स ईयर आसान है, इसकी एक ही लाइन में डेफिनेशन है, अ टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ स्पेशल टैक्स ईयर। आसान डेफिनेशन है, ठीक है। Any income year ending other than 30th June is a special tax year and denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। ये थोड़ी सी टेढ़ी डेफिनेशन उसने बताई है लॉ ने, मैं आपको सीधी करके बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको सीधी करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि उसने क्या कहा है। देखें नीचे एक चीज लिखी हुई है कि शुगर मिल का जो टैक्स ईयर है ये 30 सितंबर को खत्म होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो इत्तेफाक शुगर मिल है, इत्तेफाक शुगर मिल हमारे पास, उसका ईयर एंड हम पूरा साल लिखते हैं 1 अक्टूबर 2021 से लेके, तो ये क्लोज कब होगा? 30 सितंबर 2022 में जा। अब सवाल ये है कि जब ये इत्तेफाक शुगर मिल जो है, इत्तेफाक शुगर मिल जब अपने सॉफ्टवेयर में जाएगी तो ये क्या 2022 पे क्लिक करेगी? सवाल ये है लॉ। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो स्पेशल टैक्स ईयर होता है उसकी इस डेट के बाद देखा जाता है कि 30 जून किस साल में आ रहा है, 30 जून किस साल आ रहा है। अब बताइएगा कि इसके बाद 30 जून कब आएगा? हाँ जी, 2022 में या 23 में? 23। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो इत्तेफाक शुगर मिल है ये जब अपनी रिटर्न फाइल करेगी तो इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2023। यानी सॉफ्टवेयर में जैसे ही रिटर्न फाइल करेगी, अच्छा सॉफ्टवेयर इसे फिर ये नहीं पूछेगा बताओ सितंबर में क्या हुआ, अक्टूबर में क्या हुआ, नवंबर में क्या हुआ, नहीं, वो कहेगा पूरे साल का डेट। यानी जैसे ही क्लिक करेगा स्पेशल के साथ वो खुद ही जो है ना वो सारी चीजें उठा लेगा। आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। क्या मंथली डेटा नहीं होता, वो जब ऑडिट होगा चीजें खुलेंगी तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, वरना आप जो कुछ फाइल करेंगे दैट्स इट, खत्म होगी बात। समझ आ गई? इसी तरह हर साल ये काम होता रहेगा। आगे चलते हैं। फर्ज करें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 31 दिसंबर को क्लोज हो रही हैं, हम उनकी डेट बनाते हैं 1
जैन 2022 से लेके ये क्लोज हो रही है 31 दिसंबर 2022 को। आदम जी इंश्योरेंस है, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए इसके बाद 30 जून कब आ रहा है? 2000, तो हम कहेंगे इसका टैक्स ईयर क्या है? 2023 है। तो आदम जी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि जाके रिटर्न ओपन करेगी, वहां जाके क्लिक करेगी, 2023 में अपना डेटा फीड करना शुरू कर दे। क्लियर? ये बात समझ आ गई है? अच्छा आगे चलें। यही इसी तरह ये देखिएगा बैंक्स जो हैं ये भी 31 दिसंबर को होते हैं। ठीक हो गया। अब जरा इस लाइन को पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है लाइन। ये वही बात कर रही है जो मैं कर रहा हूं। वो कहती है कि एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून इज स्पेशल टैक्स ईयर एंड डिनोटेड बाय, डिनोटेड मीन ये 2023 कैसे डिसाइड किया, 21 कैसे डिसाइड किया, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special year fall। वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में हमारी क्लोजिंग डेट फॉल कर रही है, वो जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा वही हमारा टैक्स ईयर होगा। अब जरा उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये बात कही कि देखें इसके बाद देखें 30 जून कब आ रहा है, वही इसका टैक्स ईयर होगा, यही कहा ना, राइट? लॉ इससे थोड़ा सा घुमा रहा है। वो कहता है ये जो आपकी डेट है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रही है। देखें वो कब आ रही है हमारी, 1 जुलाई 22 से 30 जून 23, ये डेट इसी के दौरान आ रही है ना। तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का क्या होता है, जिस साल वो क्लोज होता है वही टैक्स ईयर होता है। तो भाई इतना घुमाने की क्या जरूरत है। ये सिर्फ ये है, इसको ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज कहते हैं कि उसको इस चीज से कहा गया। हम आसानी से सिर्फ यही समझ सकते हैं कि इस डेट के बाद जो भी 30 जून आएगा वही इसका टैक्स ईयर होगा। क्या टैक्स ईयर से पहले फॉर वगैरह लिखना चाहिए? नॉर्मली नहीं लिखना चाहिए, एग्जामिनर लिख देता है, हमारा उसके साथ नहीं है, लेकिन नॉर्मली टैक्स ईयर से पहले ये चीज नहीं होती। इज इट क्लियर? ये दो बातें समझ आ गई? ओके जी। ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं मुझे बताइएगा कि आपको ये बात समझ आ गई है। ओके चलेंगे आगे चलते हैं। अब आता है कि क्या एक शख्स अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है, फिर उसके बाद हम ट्रांजिशनल को देखेंगे। नॉर्मल और स्पेशल हो गया, अब चलते हैं कि क्या एक शख्स अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है या नहीं। ये देखिएगा ये एग्जाम में बहुत देखें कितनी दफा टेस्ट हुआ है ये। मैं जरा पानी पी लूं फिर मैं आपसे ये बात, इसको जरा रीड कीजिएगा, मैं फिर आपको ये करवा। अच्छा जी, क्या एक शख्स अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, वो कर सकता है। कैसे चेंज करेगा? अ पर्सन, मैं जरा कलर चेंज कर लूं पेन का। अ पर्सन यूजिंग नॉर्मल टैक्स ईयर में, लाजमी नहीं है, अप्लाई टू द कमिश्नर, इसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी कहते हैं। इनलैंड रेवेन्यू किसको कहते हैं? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी को नहीं कहते, सीवीटी और आपका एफईडी, इन चारों को इनलैंड
रेवेन्यू कहते हैं। तो ये हो गया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। टू अलाउ, कि उसको इजाजत दी जाए, हिम टू यूज एनी स्पेशल टैक्स ईयर, एक पर्सन जो नॉर्मल में है जिसका साल 30 जून को क्लोज हो रहा था, वो हो सकता है कि उसकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर है, वो काम कर रही है, तो ये अपना नॉर्मल में था, 30 जून को था, वो चल रहे थे कैलेंडर ईयर में, तो वो इन्हें कहते हैं कि यार नहीं, तुम अपने अकाउंट्स इस तरह से बनाया करो, तो इसकी मजबूरी बन गई, तो ये अपने अकाउंट्स को क्या करता था फिर, चेंज करे, अलग अलग तो नहीं बनाएगा, अकाउंटिंग के लिए अलग करे, टैक्स के लिए अलग काम करे, तो ये फिर कमिश्नर को अप्लाई करते कि जनाब आप प्लीज मेरा क्या करें, आइंदा से मैं अपने अकाउंट जो है वो बनाऊंगा नॉर्मल नहीं बल्कि ये फलां स्पेशल में जाऊं। ठीक है। A person using special tax year may apply to the commissioner to allow him to use any other special tax year or normal tax year। तो एक शख्स जो स्पेशल में था वो किसी दूसरे स्पेशल में भी जा सकता है और स्पेशल से नॉर्मल में भी जा सकता है, इसका मतलब एक नॉर्मल से स्पेशल में भी जा सकता है, ये तो इजाजत उसको है। द कमिश्नर, अब रोल आ गया कमिश्नर का, कमिश्नर शेल, यहाँ विल नहीं आया क्योंकि कानून में शेल लिखा जाता है, शेल से मुराद इन्फोर्सिबिलिटी, ऐसे ही होगा। शेल ग्रांट परमिशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मीन शर्त के साथ, क्या है सब्जेक्ट टू द कंडीशन मीन, शर्त के साथ, यानी आपको मैं गाड़ी लेके दूंगा, शर्त ये है कि सारा सीए पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लो, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, राइट। I'll gift you a car subject to the condition you qualify your CA in first attempt। इसके बाद subject to the condition if any, अगर वो कुछ समझता है तो, as the commissioner may impose, अगर वो कोई लगा दे तो, only if the person has shown compelling need for the change। कंपेल करना, अब्बा जी प्लीज, तो मैं घर जाता हूँ ना तो मेरा वो बेटा मेरे से, पापा मोबाइल, कहता हूँ यार नहीं अच्छी चीज नहीं, आपकी मेहरबानी, ठीक है, फिर वो पाँव दबाएगा, फिर वो कुछ कहेगा, फिर कुछ कहेगा, राइट। और अगर मैं फिर भी ना मानूं, जब मैं सोऊंगा तो फिर वो उठा के ले जाएगा, समझ आ रही ना। तो पहले कहते हैं ये जो फकीर होते हैं ना, ये जब आपसे पैसा मांगते हैं ना, तो इसको कहते हैं असल में कंपेलिंग नीड, कि मुझे बहुत सख्त, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, मुझे यार बहुत पैसा चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जाते जाते कमिश्नर को कह दिया कि जी आप मेरा टैक्स ये चेंज कर देना, कल मैं आपसे मुलाकात हो, समझ आई, बताना पड़ेगा, रीजन देनी पड़ेगी, और वो कमिश्नर फिर शर्त लगा के चेंज कर रहे। इज इट क्लियर। इफ द कमिश्नर वांट्स टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर कमिश्नर उसकी बात को रिजेक्ट करता है, he shall provide an opportunity of being heard, ये वाला आप सुनिएगा, सुनवाई का मौका देना। नहीं मैं नहीं बात सुनता, टक मुंह पे थप्पड़ मार दिया, गलती की बचने वक्त के उसके मुंह पे थप्पड़, इसको कहते हैं एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। भाई मेरी बात तो सुने ना, जैसे एमल कांसी ने कहा था कि उसको यहां से उठाया और उठा के अमेरिका को दे दिया, उन्होंने पढ़ के उसको शहीद कर दिया। उसने कहा एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान, मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया पाकिस्तान में। मेरी उसके जो मरते हुए अल्फाज थे वो ये थे कि मुझे तकलीफ सिर्फ एक बात की है, मुझे मरने पे कोई नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि मुझे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई सुनने का, मुझे सुना नहीं गया। टू द पर्सन एंड शैल रिकॉर्ड इन द ऑर्डर द रीजन फॉर सच रिजेक्शन, और उसको सुनने के बाद वो जो वजह होगी वो अपने रिकॉर्ड में लिखेगा कि मैंने क्यों उसको रिजेक्ट किया। बस कह दिया जी नहीं बस ठीक है, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे लगता है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, लिखेगा विद प्रूफ। In this case, the person may file a review application to the FBR, उसके अब्बू के पास चला जाए, इस्लामाबाद चला जाए, फिर उसको दे दे। FBR ऊपर हायर अथॉरिटी, कमिश्नर उसके नीचे काम करते हैं। एंड द डिसीजन ऑफ द FBR शैल बी फाइनल, और FBR का डिसीजन क्या होगा फिर, फाइनल होगा। अगर वो कह दे यस नो कर देगा। समझ आ गई। तो ये हमें मिल गया। तो ये पेपर में सवाल इंडिपेंडेंट भी आ सकता है ना,
कि जनाब मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पुटअप की, उसकी रिजेक्ट हो गई है, अब वो बैठा हुआ आपसे फैसला मांग रहा है, क्या करें? तो आप कहें भाई एफबीआर के पास चले जाओ। तो यानी सवाल बनते हुए ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हमेशा यही सवाल आएगा एग्जाम में कि जनाब हाउ टू चेंज टैक्स ईयर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी सवाल पूछा था हाउ टू अप्लाई फॉर द चेंज द टैक्स ईयर, एक बंदा आपसे पूछता कैसे अप्लाई करोगे, इसको स्टेप्स बता दें। सिमिलरली इफ द कमिश्नर wants to withdraw his permission earlier allowed, अगर उसने किसी को इससे पहले इजाजत दे दी थी कोई टैक्स ईयर चेंज करने की, क्या कमिश्नर उसको भी खत्म कर सकता है? द आंसर इज यस। नई एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर सकता है, ऑलरेडी जो परमिशन दी है उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। He shall provide an opportunity of being heard to the person and shall record in the order the reason for such withdrawal of the permission। उसके लिए भी यही तरीकेकार होगा कि वो क्या करेगा, उनको रीजन बताएगा कि जनाब ये मसला था, आपको मैंने दी थी लेकिन आपने उसका मिसयूज किया, लिहाजा मैं अपनी परमिशन को क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। In this case, the person may file a review application to the FPR and the reason of and the decision, दोनों केस में पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ओके, सेकंड एप्लीकेशन अगर आपकी ऑलरेडी कोई कर दी, दोनों केसेस में आप रिव्यू एप्लीकेशन देंगे, ये पहली चीज थी। अब आते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के ऊपर कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये उसी सूरत में आएगा जब आप अपना टैक्स ईयर चेंज करेंगे, राइट। इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर चेंजेस, then the period from the day next following the last full tax year to the date of commencement of the new tax year shall be treated as transitional tax year। जिस साल से आप शिफ्ट हो रहे हैं उससे अगला दिन और जिस नए साल में जा रहे हैं उससे पिछला दिन, ये आपका ट्रांजिशनल डे, राइट। द डे नेक्स्ट, राइट, और टू द डेट कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब मैं आपको इसकी बात समझाता हूँ। ये देखिएगा एग्जांपल है, नॉर्मल टैक्स ईयर किसी कंपनी का था 1 जुलाई 15 से 30 जून 2016 तक। तो टैक्स ईयर कौन सा हुआ इसका, 16। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। आगे चलें। वो कहता है जी वो कहाँ से जाता है, वो कहता है जी मैं अपना जो टैक्स ईयर है वो मैं कैलेंडर ईयर लेना चाह रहा हूँ। यानी आइंदा, ये मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, देखिएगा। वो पहले चल रहे थे 1 जुलाई 16 था 15 था, 2015 से चल रहे थे 30 जून 2016 तक। तो इनका टैक्स ईयर कौन सा हुआ, 2016 हो गया ना। तो इस साल की जब रिटर्न फाइल करेंगे तो सॉफ्टवेयर में जाके 2016 को क्लिक करेंगे तो रेट लग जाएंगे इनके ऊपर। चलें आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आइंदा अपना जो है मैं रखूंगा कैलेंडर ईयर, यानी अब मैं 1 जैन से 31, आइंदा मैं जितने भी अपने अकाउंट्स बनाऊंगा वो अपने ये बनाया करूंगा, ठीक है। आइंदा मेरे सारे अकाउंट्स ये बना करेंगे। सवाल अब ये पैदा हुआ, अब ये जो दरमियान में था ये वाला टाइम आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 16 एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। इसको इसके साथ मिला दिया जाए या अगले के साथ मिला दिया जाए, ये हो सकता था ना। तो कहेंगे ठीक है तुमने टैक्स ईयर चेंज किया तो तुम आइंदा आइंदा ऐसा करो कि तुम पिछले 12 माह की ये इनकम और 6 माह की ये वाली इनकम ऐड करके 18 माह पे मुझे टैक्स दे दो, कहा जा। लेकिन लॉ ने कहा नहीं, क्योंकि टैक्स ईयर, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। This conference will now be recorded. अच्छा जी, हम इसमें जो अभी एग्जांपल ले रहे हैं
कि जनाब अगर हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर किसी कंपनी का था 1 जुलाई से जून तक, तो उसने स्पेशल में कैलेंडर ईयर में चले गए, यहाँ पर आ गए। अब हर साल तो वो कैलेंडर ईयर में रहेंगे, लेकिन ये जो दरमियान में 6 माह का जो टाइम फ्रेम है ना, ये वाला, ये जो 1 जुलाई से शुरू होके ये आ रहा है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड कहते हैं। और ये इसका अब सवाल ये है कि इस 6 माह के जो है वो कब फाइल की जाएगी। अब सवाल ये है कि इस 6 माह की मैं जब सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, इस 6 माह के अकाउंट्स में प्रेजेंट करूंगा, बिजनेस इनकम सैलरी वगैरह, तो मैं किसको क्लिक करूँ? यहाँ तो ठीक है 2016 को क्लिक करूंगा। अगर ये मेरा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट 2017 से 2017 तक, तो इसका पता है कौन सा टैक्स ईयर होगा? 2018। इसका इस तरह 2019। अब मैं रूटीन में आ जाऊंगा, तो इसके लिए तो मुझे पता चल गया, इसके लिए भी पता चल गया। अब जो ये है इसके लिए क्या करें? इसका भी वही असूल है जो स्पेशल का है, इसका भी, यानी इसके बाद देखा जाएगा 30 जून कब आ रहा है। कब आ रहा है? 17 में। तो 2017 के लिए, यानी सॉफ्टवेयर नहीं आपसे पूछेगा कि ये 6 माह की तुम मुझे इनकम दे रहे हो, साल की दे रहे हो, ये फिर ऑब्वियस होगा कि आप उसको जो इनकम दे रहे हो वो 6 माह की है। उसके बाद आपके पास एक लेटर मौजूद है कि जनाब मुझे आपने इजाजत दी हुई है, अंडरस्टैंड, तो उसके मुताबिक आपके ऊपर रेट्स जो हैं वो लग जाएंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि भाई जब आपने रिटर्न फाइल करनी है, डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो किस साल को क्लिक करना है, उसका फैसला कैसे होगा। दोबारा मैं आपको बता दूं, 2 सवाल पेपर में नॉर्मली आपको आ चुके हुए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स? तो आप कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर, नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। Normal tax year is a tax year of 12 months which starts from 1st July and ends on 30th of June. Special tax year, a tax year which is other than normal tax year. कोई एग्जांपल अगर आप एग्जाम में देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फिर आ गया ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, राइट? द टैक्स ईयर बिटवीन व्हेन अ पर्सन switches from normal to special, special to normal. The intervening period between normal to special और special to special is called transitional tax year. आप अपनी जुबान में लिख सकते हैं, या जैसे लॉ में लिखा वैसे भी आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? ये आज का हमारा पहला टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 74 जो था। अब आगे चलते हैं। चैप्टर 1 के अंदर जो दूसरा इशू है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। अब सबसे तो पहले देखें एग्जाम में क्या आया, उसको बाद में देखते हैं। पहला मकसद क्या है? लॉ के अंदर कोई चीज फजूल नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज डिफाइन कर दी, व्हाट इज मेंट बाय चेयर, तो आप कहेंगे चेयर को क्यों डिफाइन किया? यार दिल कर रहा था, आज बड़ी अच्छी कुर्सियां आ रही हैं, हमने इसको लॉ में लिख दिया। ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी, हर चीज के पीछे कोई सवाल होगा जिसका जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले ये है कि ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कहते किसको हैं, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई? सवाल क्या था जिसकी वजह से इसको हमें डिफाइन करना पड़ा? ये अगला सवाल। देखें अब यहां पर हम आएंगे जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। जियोग्राफिया किसे कहते हैं? जमीनी हकायक को, ठीक है। अब जो पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं फिर आपको समझ आएगी। जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, ये पूछ रहे हैं इसमें क्या तैयार करना है, इसकी थ्योरी है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, यानी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है 90% न्यूमेरिकल आपके इसी पे बेस कर रहे होते हैं। ये जो अब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है इसके ऊपर, यानी बहुत ये जो यानी जो बाद में डिस्कस अब करने लगा हूँ, इसका बहुत इंपैक्ट है आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, थियोरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया जो है। जियोग्राफिकली इनकम लॉ ने 2 तरह से डिफाइन की है।
एक है पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक है फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपके, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। देखिए, कोई कानून तो होना चाहिए ना, कोई चीज तो वाज़ेह होनी चाहिए। मकसद क्या है, पहले ये सुनिएगा। देखें, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी वो रेजिडेंट हो बंदा, पर्सन, या नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शंस आर देयर। आप पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं, आपके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम है, भाई टैक्स दें। क्यों भाई, आप हमारे मुल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे घर को कोई फॉरेनर आके इस्तेमाल करे या पाकिस्तान का कोई बंदा रेंट पे दे, तो उसने रेंट तो मुझे देना। समझ आ गई ना। लेकिन अगर आप के पास फॉरेन सोर्स इनकम है और आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान में उसके ऊपर टैक्स, मिसाल के तौर पर बिल गेट है, तो पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, उसको तो टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर बिल गेट जो है वो पाकिस्तान सोर्स उनके पास इनकम है, वो पाकिस्तान में विंडोज बेच रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेच रहा है, उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा उसे। समझ आ गई ना। तो बड़ी कॉमन सेंस है कि पूरी ये तकरीबन हर मुल्क का कानून ऐसे ही होता है। हर तकरीबन जो मैंने आज तक जितने कंट्रीज को स्टडी किया है उसके अंदर तकरीबन यही है। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल एक प्रोसीजर के साथ वो चलती है। इसलिए जो फॉरेन सोर्स इनकम होती है, ये बात याद रखें, ये सिर्फ रेजिडेंट पे करता है। यानी जब आपके जहन में फॉरेन सोर्स इनकम आए तो साथ नॉन रेजिडेंट नहीं आना चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा। whenever you are thinking about foreign source income, do not think about non-resident. The foreign source income is closely connected with the resident person. मैं इसकी बहुत अच्छी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो हसन नवाज है, हसन नवाज जो है वो कहता है जी मैं पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट हूँ, मिसाल है, उससे उसकी वो वाली इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए वो दोनों भाई जो हैं वो नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान के। नेशनल होना एक अलग चीज है। इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर जितना भी कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान में उनसे नहीं पूछा जा रहा। ये बात ध्यान में रखिए, उनसे इस बारे में नहीं पूछा जाता। सवाल होता है नवाज शरीफ से, सवाल होता है शहबाज शरीफ से कि भाई आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, आपके बाहर में जो है ना महल पड़े हुए हैं, आपके वहां पर जो है वो कहाँ से आए, वो बताओ, वो उसका जवाब दो। क्लियर होगी बात। दोबारा सुन लीजिएगा। जो रेजिडेंट होता है वो पाकिस्तान से कुछ कमाए या पाकिस्तान से बाहर कुछ कमाए, उस पर वो टैक्स देता है। फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देता। अब ये सवाल पेपर में बारहा पूछा जा चुका है। स्कोप ऑफ इनकम, राइट और नोट ऑन स्कोप ऑफ, इसको कहते हैं स्कोप। स्कोप दायरा इख्तियार। बताएं सोर्स ऑफ इनकम का स्कोप ऑफ इनकम क्या है। तो आप कहेंगे इफ पाकिस्तान सोर्स इनकम इज टैक्स्ड फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, राइट। या अगर आप ऐसे पूछा जाए आपसे सवाल एग्जाम में कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के प्रिंसिपल्स बताएं, प्रोविजंस बताएं कैसे टैक्स होगा, तो आप हेडिंग देंगे रेजिडेंट की और फिर उसमें लिखेंगे द इफ अ पर्सन इज रेजिडेंट देन हिज वर्ल्ड ओवर इनकम इज टैक्सेबल इन पाकिस्तान, एंड इफ द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट, फिर अगेन नॉन रेजिडेंट हेडिंग दें, इफ द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट देन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम इज टैक्सेबल। ये बात आप करेंगे। इज इट क्लियर। ये बात समझ आ गई सबको। ये पहली चीज मैंने आपसे डिस्कस की है, जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। यहां तक क्लियर है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं मुझे जरा क्लियर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। अगर ऑनलाइन में आप लोग सोए नहीं हैं तो प्लीज जरा जी। आप ऐसे तो नहीं मुझे ओके कर देते हो जान छुड़ाने के लिए, सर आगे चलें, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा,
अच्छा जी, फॉरेन सोर्स इनकम, तो कहते हैं जी फॉरेन सोर्स इनकम होती है वो सिर्फ रेजिडेंट की टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल नहीं होती। ये सवाल था। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब हम कहते हैं कि अगर एक साहब जो हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो यूके में है, यूके से पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तान के वो रेजिडेंट हैं, वो पाकिस्तान की इनकम पर भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, और इस इनकम पे यहां भी उन्होंने टैक्स दे दिया हुआ है, ये तो डबल टैक्सेशन हो रही है। तो यहां फिर उसको इस टैक्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में है। टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपके चैप्टर नंबर 2 में है, इसकी एक्सरसाइज 15 में मौजूद है, चैप्टर नंबर 15 में इसकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज मौजूद है। अंडरस्टैंड, ये वहां पर मौजूद है, इसके 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं वहां पर जाकर। अंडरस्टैंड, यानी अगर कोई रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी है और वहां भी उसने टैक्स दिया हुआ है, तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होता, क्योंकि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं होती। ये बात समझ आ गई। ये तो था एक स्कोप ऑफ इनकम का। हमारे एग्जाम में एक और चीज भी बहुत टेस्ट हुई है, वो है क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप रेजिडेंट हैं फिर भी आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है? द आंसर इज यस। लॉ ने कोई ऐसी सर्कमस्टांसिस बताए हैं जिसके अंदर आप रेजिडेंट तो हैं लेकिन आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये बात बड़े ध्यान से सुननी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना, ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या बुला है। आज का हमारा टॉपिक तो फिलहाल यही है, लेकिन ये भी एक सवाल बनता है। मैंने कहा एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने से फर्क क्या पड़ेगा, सवाल नंबर 1, राइट। कैसे पता चलेगा कि ये रेजिडेंट है ये नॉन रेजिडेंट है? नंबर 2, और अगर आप रेजिडेंट हैं और आपने बाहर भी टैक्स दिया हुआ है, यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये चीजें बड़ी क्लियर कट जहन में होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि ये कैसे पता चलेगा कि एक शख्स रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। उसके लिए चूंकि पर्सन से मुराद इंडिविजुअल और एओपी होता है, तो लॉ ने पर्सन से मुराद हमने पढ़ा था, पर्सन मीन इंडिविजुअल, एओपी कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट तो हमेशा रेजिडेंट होती है, इसको तो निकाल दें। एओपी और कंपनी के लिए लॉ ने बड़ा आसान क्राइटेरिया दिया है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। मसला थोड़ा सा आता है वो इंडिविजुअल के ऊपर। ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, यानी एओपी आप दिखा नहीं सकते ये एओपी बैठी हुई है, अभी एओपी सोई हुई है, कल आ जाइएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिजिकल नहीं है ये। अच्छा, इंडिविजुअल में अगला सवाल ये है, क्या सैलरीड और नॉन सैलरीड की अलग लॉ ने कोई अलग कहानी सुनाई है? द आंसर इज नो। लॉ ने कोई अलग कहानी नहीं सुनाई। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि अगर किसी गवर्नमेंट का बंदा, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, उसके पास नेशनैलिटी है नहीं है, वो पाकिस्तान कभी आया नहीं आया, वो हमेशा रेजिडेंट होगा। शर्त ये है कि पोस्टेड हो, ये नहीं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, नहीं गवर्नमेंट का एम्प्लॉई नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड। तो दूसरी एक बात तो हम इसको निकाल दें यहाँ से, गवर्नमेंट रेजिडेंट होती है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, प्रोविंशियल लोकल फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड, वो भी क्या होता है, रेजिडेंट होता है। ये दोनों चीजों को तो अलग कर लेना, बाकी हम रूल को पढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम आते हैं एओपी और कंपनी के ऊपर। ये एओपी का जरा बहुत एक छोटा सा हिस्सा है, पहले उसको पढ़ लें। ये कैसे पता चलेगा, सेक्शन 84 हमें गाइड करता है कि एक जो एओपी है वो कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान की रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। एओपी shall be considered as resident if control and management of the affairs is situated wholly or partly in Pakistan in the tax year। बस इस लाइन को आपने रटा लगा लेना है।
AOP is resident in Pakistan if its management and control wholly or partially, क्या लफ्ज है, management and control wholly or partially is situated in Pakistan is resident। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर, इसको समझना नहीं है फिलहाल अभी ये क्या मुराद है, उसने लॉ ने डिफाइन ही नहीं किया। बहरहाल ये चीज इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर वो पूछ भी ले, अगर किसी फर्म का पार्टनर पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए आए और कारोबार करके चला जाए, वो अब पाकिस्तान की रेजिडेंट बन जाएगी। जब वो रेजिडेंट बन जाएगी तो उसको पूरी दुनिया की इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगी। आपसे ये सवाल किया जाए, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो क्या वो रेजिडेंट है, सवाल ये है। आप कहते हैं माइट बी, कि ये कोई शर्त, रजिस्टर्ड होना कोई शर्त नहीं है, रजिस्टर्ड होना कोई शर्त, इफ इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान, फिर होगा अदरवाइज वो रजिस्टर्ड है नहीं है, ठीक है, वो कुछ देर के लिए भी उसने पाकिस्तान में आके अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया ना, तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। बात समझ आ गई, कोई सवाल, क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये एओपी से क्या मुराद है। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम को कहते हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कानूनी तौर पर किसी चीज बना दी जाए जो कंपनी ना हो। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, किसी फॉरेन लॉ के अंदर कोई बॉडी बना दी गई, कोई यानी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, यानी दूसरे अल्फाज में जहां एक से ज्यादा लोग मौजूद हों, एक से ज्यादा लोग मौजूद हों लेकिन वो कंपनी ना हो, तो फिर क्या होगी वो पार्टनर। देखें, इंडिविजुअल एक बंदा, दूसरा कंपनी है जो कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, अगर वो कंपनी भी नहीं है, अगर वो इंडिविजुअल भी नहीं है, तो फिर क्या है वो एओपी। जाहिर बात एक से ज्यादा लोग, ये बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं कंपनी के ऊपर। इन चीजों को ना जरा रटा लगाना है, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने कंपनी का पूछा कि कंपनी क्या है, उसने कहा जी कंपनी का बड़ा आसान और सीधा तरीका है कि क्या वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या नहीं है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या, देखिएगा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं रजिस्टर्ड होना, बन जाना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आर रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन। तो एक ही शर्त उसने बता दी, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है तो भाई वो रेजिडेंट होती है बगैर किसी कंडीशन। सारा साल काम ना करे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, काम कहीं चल रहा है, चीजें कहीं बिक रही हैं, पैसा कहीं आ रहा है, भाई वो रेजिडेंट है। क्यों पाकिस्तान में रेजिडेंट है वो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है। हमने फिर एक नया सवाल किया कि अच्छा हमें ये इस बात का भी जवाब दें, क्या वो कंपनीज भी पाकिस्तान में रेजिडेंट हो सकती हैं जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। लॉ ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है, ये हमें इसका भी जवाब दे दिया गया। ये दूसरी कंडीशन है, ये वाली, ये किसके लिए है, द कंपनीज विच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, उसका ये बहुत सख्त क्राइटेरिया है। अदर कंपनीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान इज रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर इज सिचुएटेड होली। ये तकरीबन वही लाइन है जो एओपी की है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, उसमें पार्शली का वर्ड नहीं है, बाकी सेम वही लाइन है, बाकी सेम यही लाइन है, इसके अलावा कोई और नहीं है। क्या लिखेंगे आप, इफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अगर इसके साथ पी भी लगा देंगे तो वो एओपी बन जाएगी, नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगी। पहली शर्त मैनेज के इनकॉर्पोरेटेड को, एओपी का इनकॉर्पोरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ गई, इज इट क्लियर। मैंने पहले आपको सेक्शन 74 पढ़ाया है टैक्स ईयर का, क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको सेक्शन 84 पढ़ाया है एओपी की रेजिडेंशियल स्टेटस का। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 83 कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस का। क्लियर हो गया जी, आगे चलें। यस करें, ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं वो भी यस करें प्लीज।
सुम्मुम बुकमुम उमयुन फहुम ला यरजिऊन। ओके, थैंक यू। अब आ गया जी रेजिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मैं पानी पी लूं, जरा थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये चैप्टर तकरीबन आज आपका क्लोज हो गया पहला। देखें, जो काम मैं आपको करवा रहा हूं, मेरी आपसे बड़ी मोदबाना, उस्तादाना, पिदराना तमाम रिक्वेस्ट है कि उसको उसी दिन याद करके, लिख के याद करके छोड़ दें। टैक्स ईयर नॉर्मल स्पेशल लिख लिया, याद हो। चेंज ऑफ टैक्स ईयर ऐसे होगा, लिख के याद कर, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओ भी याद करके लिख लिया। इस तरह से तसल्ली के साथ नोट्स बना बना के तैयार करके आगे चलते थे। राइट जी, आगे चल। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक तो मैं बता चुका हूं, वो एम्प्लॉई जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, फेडरल गवर्नमेंट का हो, लोकल गवर्नमेंट का हो, और वो क्या हो, पोस्टेड अब्रॉड। पोस्टेड, ठीक है, वो पाकिस्तान का क्या होगा, रेजिडेंट का होगा। और वो जो सैलरी उसको मिलेगी वो पाकिस्तान मिले या पाकिस्तान से बाहर मिले, वो हमेशा पाकिस्तान सोर्स ही के नहीं जाएगी। ये इसकी एक्सेप्शन है, इसको बाहर निकाल दें। वो सर्विसेज कहीं प्रोवाइड करे, सैलरी उसको कहीं मिले, काम वो कहीं कर रहा हो, बीवी बच्चे कहीं बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेजिडेंट है और इसकी तनख्वाह पाकिस्तान सोर्स की नहीं जाएगी जो गवर्नमेंट उसको दे रही है। ये बातें अलग जहन में बिठा के रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या शिनाख्ती कार्ड से पता चलता है ये बंदा नया रेजिडेंट है या नहीं? द आंसर इज नो। किसी के पास पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड CNIC मौजूद है, वो रेजिडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इररेलेवेंट हो गया। अगली बात, रेलेवेंट क्या चीज है? रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर पर्पसेस हैज नो रिलेशनशिप विद नेशनैलिटी और डोमिसाइल। इसका डोमिसाइल के साथ कोई ताल्लुक, नेशनैलिटी के साथ कोई ताल्लुक। Residential status of individual is based on number of days he is physically present in Pakistan during a tax year. During a, ये देखिएगा, ये लफ्ज हम पढ़ रहे हैं ना, टैक्स ईयर। उस टैक्स ईयर के अंदर, क्या कैलेंडर ईयर में हो? नहीं। फाइनेंशियल ईयर में हो? नहीं। टैक्स ईयर के अंदर मौजूद हो। नॉर्मल है तो 1 जुलाई से 30 जून, स्पेशल में है तो फर्स्ट जो भी उसका बनता है उस डेट के अंदर वो मौजूद होना लाजमी है। कितने दिन? अच्छा, ये नोट है, इसको आपने रीड करना है सिर्फ, ठीक है। ये भी सारा जो है ये रीड करना है आपने, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। असल चीज ये है, an individual would be a resident if one of the following criteria is fulfilled, ठीक है। 183 days or more days in a tax year, वो पाकिस्तान में किसी टैक्स ईयर में 183 दिन पूरे कर गया तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो दिन है ना, ये वाले डेज, ये लॉ ने हमें बता दिया कि ये गिनने कैसे हैं, काउंटिंग कैसे करेंगे। इसके ऊपर रूल्स हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत दफा आ चुके हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान तरीका। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज कंप्लीट कर चुका है तो रेजिडेंट है, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट है, खत्म होगी बात। इफ एन इंडिविजुअल स्टेज इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर, ही इज अ रेजिडेंट पर्सन। आगे चलें। अब ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है, ये आपने ये नहीं याद करना, बस वो पहली बात ही याद करनी, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। कहते जी, रूल टू काउंट डेज एन इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पाकिस्तान बिकम्स वाइटल। वाइटल से क्या मुराद है? वाइटल टी, चाय मिलती है, वाइटल सोप, क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। When a person has frequent visits to or from Pakistan,
Rule 14 of income tax rule prescribes the procedure for counting of days as under. ये बताता है नंबर 1, पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा। कितना हिस्सा? 1 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटे? नहीं, पार्ट ऑफ द डे, इवन 1 सेकेंड, 1 मिनट, that an individual is present in Pakistan counts as a whole day. कौन कौन से? अ डे ऑफ अराइवल, पहुंचने वाला दिन, डे ऑफ डिपार्चर, जाने वाला दिन, पब्लिक हॉलीडेज, छुट्टियां आ गई, डे ऑफ लीव, छुट्टियों पे है, ऑफिस में काम कर रहा था, छुट्टियां ले ली हैं। अ डे दैट इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज। अब धरना भी डाल लें इसमें, धरना हो गया, कोई और हो गया, कोई चीज हो गई है, आप कोई प्ली नहीं ले सकते कि जनाब मैं 10 दिन काम नहीं कर सका। A holiday spent in Pakistan before, during or after activity in Pakistan, आप उससे पहले उसके बाद किसी दिन पाकिस्तान में थे, वो भी काउंट किए जाए। यानी सारे के सारे दिन, इसको आसान लिखेंगे तो आप एग्जाम में यही दिन ना नंबर जो लेने हैं, लेकिन आम अल्फाज में तमाम दिन छुट्टी की वजह से हो, किसी वजह, वो सारे गिने जाए। हमने कहा ठीक है, लॉ ने एक एक्सेप्शन दी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक शख्स पाकिस्तान में हो और उसके दिन ना गिने जाएं? द आंसर इज यस। सवाल है ना, वो क्या है? ये है उसकी एक्सेप्शन। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। ये थी बात। आप आ रहे थे अफगानिस्तान से, आप जाना चाह रहे थे इंडिया, रास्ते में आपको पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर आपको एक दिन रुकना पड़ गया या कुछ टाइम, फ्लाइट थी आपकी 2 दिन बाद, तो ये इन ट्रांस, असल में आप जा ही इंडिया रहे थे, पाकिस्तान आ ही नहीं रहे थे। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान से, अफगानिस्तान से या इंडिया से वो बाय रोड क्रॉस करते हैं, तो 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए। ये चाइनीज जो ट्रक आते हैं सी पैक के थ्रू, जो हमारे रूट के थ्रू आते हैं, उनको बड़ा बड़ा टाइम लगता है, हफ्ता हफ्ता बेचारे जूं चलते हैं वो चाइना बॉर्डर से, पंजाब से चलते चलते कहाँ कराची जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, बाद का तो महीना ठहर जाते हैं। वो भी शामिल हो, उनके दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं रेजिडेंट इनका। पहले इसको कंप्लीट करो। बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज अ हॉलीडे। इनका सवाल ये है कि हमारे वो रिश्तेदार जो पाकिस्तानी हैं, अब्बू चचा जो भी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और वो कभी कभी पाकिस्तान के चले जाते हैं, वो पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं, नेशनल हैं? यस, नेशनल है वो। अब सवाल ये है, वो जो पैसा वहां कमा रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना, इसी बेवकूफी की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं अपनी इनकम को ब्लैक कर लेते हैं, वो रिटर्न में शो ही नहीं करते। टैक्स लग जाएगा जी, टैक्स लग जाएगा, और भाई तुम नॉन रेजिडेंट हो, कैसे पता चलता है? उनके वो बोर्डिंग पास से, पासपोर्ट से वो दिखाएंगे फलां दिन में पाकिस्तान से आउट हुआ, फलां दिन में आया हूं। वो जो टाइम और डेट होती है ना, वो ये चीजें डिसाइड करती है। ये समझ आ गई? नेशनैलिटी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? जो काम करने वाला है, असल जो काम है वो आपने क्या करना है, मैं आपको वो बताता हूं। आपने काम ये करना है कि ये जो चैप्टर है ना, इसका ये क्वेश्चन, मैं इसको ओपन करता हूं, दुआ करें ओपन हो जाए। ये जैसे में देखिएगा, राइट शॉर्ट शॉर्ट नॉन टैक्स ईयर, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। कंपनी की डेफिनेशन, रेजिडेंट कौन होता है, टैक्स ईयर क्या है, ठीक है। इसके आंसर भी गिवन है आपकी किताब में। यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन होंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के,
ये नहीं पढ़ना अभी, ये एग्जामिशन वाला मैंने अभी नहीं करवाया। ये देखिएगा, ये सवाल बनता है 22, इंडिविजुअल एओपी कंपनी कैसे होगी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। देखें एग्जाम में पर्सन आए तो चारों का बताना है, इंडिविजुअल एओपी कंपनी फेडरल गवर्नमेंट, ये बात ज़हन में रखनी है। पर्सन डजंट मीन इंडिविजुअल, लेकिन अगर जैसे ऊपर उसने पूछा है इंडिविजुअल कंपनी एओपी अलग अलग फिर बताए, फिर यहाँ कंपनी का बताने की जरूरत है। अगर इंडिविजुअल का बताए तो सिर्फ इंडिविजुअल का, ये बात ज़हन में गलती नहीं करनी। सवाल आता होगा गलत लिखाएंगे फेल हो जाएंगे। 90% स्टूडेंट जो है जिनको पेपर आता था फेल हो जाते हैं, समझ आई। अच्छा जी, ये सवाल करना आपने, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑन ए इनकम इन यूएई एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा रह गया है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर आ गया, ये वाला आप कर सकते हैं 26। ये वाला देखिएगा मिस्टर आसिफ वाला, ये मैसेज ये वाला 28। ये केस बहुत सारे पेपर में आए हैं, आपको मिलेंगे। बताएं, केस स्टडीज हैं, सिचुएशंस मौजूद हैं। आगे देखिएगा, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये करें। ठीक है, ये देखिएगा, ये उसने ये 2012 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखें कितने जबरदस्त क्वेश्चन आपके पेपर, ये देखिएगा, ओहो रेजिडेंशियल स्टेटस, ये देखिएगा 1 2 3 4, और क्या ये देखें रेजिडेंशियल स्टेटस, अंडरस्टैंड। ये देखें 40 2018 में आया हुआ है, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या बात है। देखें ऐसे लग रहा है जैसे तरबूज बिक रहे हैं गर्मियों में, है ना, कितने सवाल आए हुए हैं। तो ये करने हैं आपने, समझ आई। चलें, इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, एक टॉपिक इसमें बचा है, वो क्या है, वो ये बचा है, क्या रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है किसी सूरत में। यस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह इजाजत दें, फिर आपसे मुलाकात होगी।